Welcome to Magnitude Civil Services Institute. We have initiated our online lecture series and endeavored to boost your preparation. Hope you will like our series. So, let's get started. In this series of disaster management, today we will study NDRF, its functioning and related protocols. सबसे पहले बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया कौन कौन सी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस के और मैकेनिज्म के साथ जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए न्यू डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन भी बना है अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। और ये जो दो स्ट्रक्चर है वो दोनों ही अभी को एग्जिस्ट कर रहे हैं आज के समय पर। जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो सेंटर के अंदर एस्टेब्लिश्ड है और स्टेट के अंदर SDM है और डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है। ठीक है, ये तीनों ही फॉर्मलाइज्ड है आज के समय पर। इसके एडिशन के साथ साथ नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी भी है। ये पहले के सेटअप का एक पार्ट है जो फंक्शन करता है सेंटर पे। अब नोडल मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ डिजास्टर के हिसाब से जिस तरह से फंक्शन चाहिए उनकी गाइडेंस के साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मेन डिजास्टर मैनेजमेंट की नोडल मिनिस्ट्री के तौर पर काम करता है। कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि डिफरेंट लेवल्स पर हर एक अलग अलग स्टेक होल्डर होगा जो डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के अंदर बैठता है। दो डिस्टिंक्ट फीचर्स क्या है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर, वो देखते हैं। पहला तो है स्ट्रक्चर के अंदर हायरार्किकल एंड फंक्शन 4 लेवल के ऊपर है, यानी कि सेंटर पर कोई है, स्टेट पर है, डिस्ट्रिक्ट पर है, लोकल पर है। जो दोनों सेटअप है हमारा पुराना और नया, उन दोनों के अंदर ही इस प्रकार का सेट अपन को हायरार्की मिलता है। कौन से? एक तो NDRF एक्ट बनने से पहले और NDRF एक्ट बनने के बाद दोनों ही सेटअप में इस तरह से फॉर्मलाइज्ड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्ट्रक्चर पड़ा है सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल 4 भाग में। हर एक जो प्रोसीडिंग लेवल गाइड्स करता है एक्टिविटीज़ को लेकर या डिसीजन मेकिंग को लेकर अगले लेवल के लिए हायरार्की के अंदर। और उसके अलावा मल्टीपल स्टेक होल्डर सेटअप है इस स्ट्रक्चर के अंदर, जिसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, रिलेवेंट मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। इस इमेज के अंदर आप देख लीजिए टोटल 12 बटालियन है NDRF की। कौन कौन सी कहाँ पर है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, गुजरात राजस्थान के बीच में पिंक कलर का है, बड़ौदा के अंदर उसका हेडक्वार्टर है। तो रिस्पेक्टिवली आप सभी देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं NDRF की। एट प्रेजेंट नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है उसमें 12 बटालियन है, BSF से 3 है, CRPF से 3 है, CISF, ITBP और SSB से 2-2 है हर एक की फोर्सेस में से। ईच बटालियन के अंदर 18 सेल्फ कंटेंट स्पेशलाइज्ड सर्च एंड रेस्क्यू टीम है, जिसमें 45 पर्सनल है जो इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, इलेक्ट्रीशियंस, डॉग स्क्वाड और मेडिकल पैरामेडिक्स वाले रहते हैं। जो टोटल स्ट्रेंथ है हर एक बटालियन की वो है 1149। सारे 12 बटालियन वेल इक्विप्ड है और ट्रेनिंग दी हुई है नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए। बटालियन को स्पेशल ट्रेनिंग और इक्विपमेंट केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर इमरजेंसी के दौरान भी रिस्पॉन्स देने के लिए बनाया गया है। अब बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की। तो ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के साथ ही बना था। इसका विजन क्या है? एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट के तौर पर रोल करना ताकि कैपेसिटी डेवलपमेंट करे इंडिया की और उसके रीजन की। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत NIDM को असाइन किया गया एक नोडल रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस प्रकार की? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ट्रेनिंग एंड रिसर्च करवाना, डॉक्यूमेंटेशन बनाना, पॉलिसी एडवोकेसी बनाना डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर। उसके अलावा NIDM जो है वो टेक्निकल सपोर्ट देता है स्टेट गवर्नमेंट को डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर के थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो हर एक अलग अलग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के अंदर है। NIDM जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर जो SAR के अंदर है उसको होस्ट करता है और नेशनल फोकल पॉइंट के तौर पे भी काम करता है। इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी देखे डिजास्टर रिडक्शन की, ISDR जिसको कहते हैं, तो ये बना था दिसंबर 1999 में। यूनाइटेड नेशन ISDR सेक्रेटेरिएट है ISDR का। जो कोर एरिया ऑफ वर्क है उसमें ये इंश्योर करते हैं कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन अप्लाइड हो
चाहे वो क्लाइमेटिक चेंज एडप्शन हो या इन्वेस्टमेंट करना हो डीआरआर में, या डिज़ास्टर रेजिलिएंट सिटी बनाना हो, बिल्ड करना हो कि भाई कोई भी डिज़ास्टर हो उसको झेल पाए, स्कूल ऐसी हो, हॉस्पिटल ऐसी हो, और इंटरनेशनल सिस्टम को और मजबूत करना है डीआरआर के थ्रू या डीआरआर के लिए। इन शॉर्ट एक प्रकार का गाइडलाइन देने का काम करता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या डिज़ास्टर रेजिलिएंट मटेरियल, थिंग्स एंड बिल्डिंग्स एंड वो सब हम लोग बना सकें। UNISDRs का जो विजन है वो 3 स्ट्रेटेजी गोल के ऊपर बेस्ड है। योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, उसमें डीआरआर को इंटीग्रेट करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पॉलिसी एंड प्लानिंग के साथ, डेवलप करना है और मजबूत करना है जितने भी इंस्टीट्यूशंस है उसको, मैकेनिज्म और जो कैपेसिटी है ताकि हम रेजिलिएंट बिल्डिंग या कुछ भी हम बना सके ताकि वो हैज़ार्ड को बचा पाए या तो हैज़ार्ड से बच पाए हम लोग, और इनकॉर्पोरेट करना है सबके साथ ताकि रिस्क रिडक्शन अप्रोच हम लोग लगा सके इमरजेंसी के प्रिपरेशन के अंदर, रिस्पॉन्स के अंदर और रिकवरी प्रोग्राम के अंदर। इन शॉर्ट ये जो योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन है ये इंटीग्रेट करता है डीआरआर को हर प्रकार के डेवलपमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग मैकेनिज्म और इनकॉर्पोरेट करना चाहता है रिस्क रिडक्शन को हर एक के साथ हर एक प्रिपरेशन के अंदर। डिटेल में देखते हैं। योगो डिक्लेरेशन जो है और योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन जो है 2005 से 2015 तक का एक पूरा डॉक्यूमेंट था। इसमें नेशन और कम्युनिटीज़ जो है जो डिज़ास्टर के उनको एक रेजिलिएंट बनाना है ताकि वो डिज़ास्टर को अवरोध कर सके। ये अडॉप्ट हुआ था वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के अंदर डिज़ास्टर रिडक्शन के ऊपर जो हुआ था, कोबे में हुआ था, योगो के अंदर है जापान में, इसलिए इसका नाम योगो डिक्लेरेशन या फ्रेमवर्क फॉर एक्शन पड़ा। जनवरी 2005 में हुआ था। जो योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन है HFA, ये टास्क करता है UNISDR को और सपोर्ट करता है HFA के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। कौन? UNISDR। अब ये जो योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन है 2015 का जो UNISDR लेता है, जिसके अंदर इंडिया ने भी सिग्नेटरी साइन किया है और एडवोकेट किया है कि जो डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन है वो मेन स्ट्रीम में होगा हमारे, चाहे हम लोग सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लानिंग करें या किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करें, तो हम 5 प्रायोरिटी के एडॉप्ट करके ही करेंगे। इसको हम 5-fold प्रोसेस कहते हैं। कौन सा है 5-fold प्रोसेस? पहला तो पॉलिटिकल प्रोसेस, हम हमारे देश के अंदर पॉलिसीज़, लेजिस्लेटिव यानी कि कानून और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाएंगे और रिसोर्सेज भी एलोकेट करेंगे ताकि हम प्रिवेंट कर पाए कोई भी आने वाली आपदा को या आपदा से बचने के लिए, आने से पहले प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे। फिर टेक्निकल प्रोसेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे एसेसिंग के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, डिज़ास्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए और अर्ली वार्निंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए। सोशल एजुकेशन प्रोसेस होगा हमारा तीसरा स्टेप, यानी कि अवेयरनेस और स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा और सेफ्टी और रेजिलियंस हर एक लेवल पर हम लोग इंक्लूड करेंगे। चौथा है डेवलपमेंट प्रोसेस, हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे डिज़ास्टर रिस्क का हर एक सेक्टर ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग और प्रोग्राम के अंदर ताकि हर एक सेक्टर के पास अपना खुद का रिस्पॉन्स टीम या रिस्पॉन्स सिस्टम रहे। और लास्ट में आता है ह्यूमैनिटेरियन प्रोसेस, इसमें डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन का फैक्टरिंग करते हैं डिज़ास्टर रिस्पॉन्स के अंदर और रिकवरी के अंदर, यानी कि मानवता की प्रोसेस भी होगी, ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये 5-fold प्रोसेस हम लोग एक्सेप्ट किया है योगो प्रोटोकॉल्स या फ्रेमवर्क फॉर एक्शन के तहत। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि योगो डिक्लेरेशन या फ्रेमवर्क फॉर एक्शन क्या है, क्या 5-fold पॉइंट्स है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरे स्टेप्स क्या है? डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, ये DRR आप याद रख लेना। डेवलपमेंट के अंदर मेन स्ट्रीम होगा ये 5 प्रोसेस वाला जो हमने देखा वो। अर्ली वार्निंग सिस्टम हम मजबूत करेंगे, अवेयरनेस और प्रिपरेशननेस इंक्रीज करेंगे, रिलीफ और रेस्क्यू मैकेनिज्म को मजबूत करेंगे, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन को और भी बेहतर बनाएंगे। ठीक है, दूसरे स्टेप्स क्या हो सकते हैं, हम लोग क्या स्टेप्स लेंगे? एक नेशनल प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है जिस पर हम लोग शेयर कर सके, यूज़ कर सके और डिसमिनेट कर सकते हैं जितना भी डेटा हमारे पास है उसको। डेटा यानी कि कौन सा डेटा, हैवी रेनफॉल हुआ, रिवर फ्लो के ऊपर डेटा हुआ, सैटेलाइट इमेज के ऊपर डेटा, ये सब डेटा है। तो एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे ये सब कुछ अवेलेबल रहे। क्वालिफाइड प्रोफेशनल की ज़रूरत है इस एरिया के अंदर ताकि डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन कर सके, DRR कर सके। और DRR को हमको एक ऐड करना पड़ेगा स्टूडेंट के करिकुलम के अंदर, बुक्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर, ताकि उनको पता चले कि डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन कैसे करना है, डिज़ास्टर के ऊपर का जो रिस्क है वो कैसे रिड्यूस करना है। ठीक है, पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रहा है उस पर भी ध्यान देना है। सो मच अटेंशन वी हैव टू गिव इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट ऑल्सो।
उसके अलावा कोऑर्डिनेट करना है हमको वेरियस डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जैसे कि IMD हुआ यानी कि जो मौसम विभाग है वो, सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, CWC, इनकॉइस यानी कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, और भी कई सारे, उन सब के साथ कोऑर्डिनेशन रखना है। प्रॉपर प्लानिंग, प्रिपेयरनेस एंड मिटिगेशन के साथ हम लोग कोऑर्डिनेशन के साथ वेरियस डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ फ्यूचर में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बेहतर कदम उठा सकते हैं डिजास्टर के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, जो हमारे लोगों के लिए काफ़ी काम आएगा। कैंपेन भी होना चाहिए इस पर्पस के लिए, ये सब समझाने के लिए, ताकि आम लोगों तक भी ये बात पहुँचे। अब चैलेंजेस क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट में? हर चीज़ के अंदर चैलेंजेस तो आएगा ही। पहला है फ्रेजाइल इंस्टीट्यूशन। तो जो नेशनल पॉलिसी है डिजास्टर मैनेजमेंट की, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत बनाई गई, NDMA एक्ट के तहत, जो 2009 में अप्रूव्ड हुआ था, तो ये फॉर्मुलेट हुआ था एक विजन के साथ कि हम लोग सेफ और डिजास्टर रेजिलिएंट इंडिया बनाएंगे। और सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, लोकल लेवल पर हमने अथॉरिटीज़ भी एस्टेब्लिश की थी, और डिजास्टर रिस्पांस फंड भी बनाया, डिजास्टर मिटिगेशन फंड भी बनाया था, जिसमें स्टेट और सेंटर की दोनों की हिस्सेदारी है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी ये सारा कुछ एक्टिव नहीं है और वेल ऑपरेटेड नहीं है। गुड गवर्नेंस और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, डायनेमिक प्रोसेस की आवश्यकता है, ताकि इफेक्टिव इंटरफेस हो सके कम्युनिटीज़ के साथ जो रिस्क पर है। जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंसी वाली होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी वाली होनी चाहिए। लेकिन अगर आप रिसेंटली कुछ सालों में देखिए कि भाई साइक्लोन आ रहा है, या जो केरला में फ्लड, सुनामी वगैरह जो भी हुआ है, तो उसके लिए NDRF अच्छे से तैयार थी। हमने पहले से ही प्रिकॉशंस लेकर डैमेज कम से कम हो, लाइफ एंड प्रॉपर्टी का जो नुकसान है वो कम से कम हो, वो हमने ट्राई किया था और काफ़ी अच्छे से काम हुआ था। तो इसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग, हमको नए नए जो रास्ते हैं वो एक्सप्लोर करने चाहिए, ताकि हमारी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस डिलीवरी और सर्विस के अंदर दिखे। डीले हम कम कर सके, रेड टेपिस हम कम कर सके। जो प्रेशर आ रहा है कि भाई हम लोग रियल विक्टिम्स को छोड़ दे रहे हैं, उसको बचा नहीं रहे, तो उन सब से दूर रखना है। और फॉल्स जो क्लेमेंट है उसको एकोमोडेट होने से भी बचना है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है गुड गवर्नेंस का, जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट या लीगल ऑप्शन जैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये सारा यूज़ होना चाहिए ताकि जस्टिस हो जहाँ पर भी ज़रूरत हो वहाँ। तो फ्रेजाइल इंस्टीट्यूशंस को हमें ट्रांसपेरेंसी, गुड अकाउंटेबिलिटी एंड गुड गवर्नेंस के थ्रू सॉल्व करना है, और राइट टू इन्फॉर्मेशन और लीगल प्रोसेस वगैरह भी अपना कर इनको बेहतर बनाना है। दूसरा है वीक कंप्लायंस ऑफ पॉलिसी। तो जो फॉलो अप एक्शंस है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है नोडल एजेंसी के द्वारा, ताकि वो अपना प्लान प्रिपेयर करे, करेक्टिव एक्शन ले, क्रिटिकल गैप्स को फिलअप करे, तो ये जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी के ऊपर काम होना चाहिए वो इनिशिएटिव नहीं लिया गया। जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और जो NGOs है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है लेवल प्ले फंडिंग बनाने के लिए, जो विक्टिम अफेक्टेड है जिस भी डिजास्टर्स को लेकर, तो उनके लिए NGO वगैरह को आगे आकर, कम्युनिटीज़ को आगे आकर ये जो वीक कंप्लायंस है उसको स्ट्रॉन्ग बनवाना पड़ेगा हमारे NDRF के तहत या NDRA की तहत। तीसरा है सिस्टमिक इनएफिशिएंसी इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस, कि जो रैंडम ऑडिट होते हैं, ठीक है, प्रपोजल को लेकर जो अफेक्टेड एरिया है उस पर, या तो जो अकाउंटेबिलिटी फिक्सिंग को लेकर, फाइनेंशियल लॉसेस को लेकर, वो इयरिंग ऑफिशियल को लेकर एक यहाँ पर खामियां हो जाती है, चैलेंज बनकर आ जाता है। चौथा है नीड टू अडॉप्ट इनोवेटिव सिस्टम्स, टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं अगर पीछे छूट रही है तो उनको भी डालना है। काफ़ी कुछ तो हमने डाल चुके हैं, जैसे कि GPS है, GIS है, GPRS है, रिमोट सेंसिंग है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल VoIP, रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल RoIP, सिनेरियो एनालिसिस एंड मॉडलिंग, डिजिटल इवैल्यूएशन मॉडल, बैथिमेट्री फॉर सुनामी, अर्ली वार्निंग सिस्टम, डोपलर रडार एटसेट्रा। ये सभी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है और हम लोग कर भी रहे हैं, लेकिन उनको और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जो इन्फॉर्मेशन है लोकल डायलेक्ट्स में होनी चाहिए, यानी कि लोकल भाषा के अंदर होनी चाहिए, जो लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो और उनको समझ में आए।
ट्रेडिशनल नॉलेज का और टेक्नोलॉजी का एक जुडिशियस मिक्स होना ज़रूरी है। ये काफ़ी रेयर केस में होता है, तो बखूबी इसमें आगे हमें बढ़ना चाहिए। डिजास्टर के बाद इम्पैक्ट असेसमेंट और फंडिंग मैकेनिज्म किस तरह से होना चाहिए। तो डिजास्टर मिटिगेशन फंडिंग रिक्वायर क्या क्या फंडिंग के लिए होना चाहिए। तो क्वालिफाइड असेसमेंट रिपोर्ट होनी चाहिए। डिजास्टर के बाद असेसमेंट होना चाहिए, कितना नुकसान हुआ, कहाँ पर हुआ, क्या करना चाहिए। एरिया को रिस्क के हिसाब से जोन किया जाए, रिस्क जोनेशन जिसको बोलते हैं। क्वांटिफाइड मैक्सिमम रिस्क इज नोन, जो मैक्सिमम रिस्क है उसको हमें पता लगाना है। मैनेजमेंट मॉड्यूल्स के ऊपर काम करना चाहिए और मिटिगेशन इन्वेस्टमेंट को लेकर प्लानिंग भी करनी चाहिए ताकि वो अपने आप एरिया वापस खड़ा कैसे हो सके। फिर कम्युनिटी कंटीजेंसी प्लान। तो असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के लिए, ये जो असेसमेंट इवैल्यूएशन हम डेवलपमेंट के बात करते हैं, जब डिजास्टर के एंटिसिपेशन के बाद प्लान ऑफ एक्शन के तहत, तो ये किस तरह से होना चाहिए, इसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। तो पोटेंशियल थ्रेट को आइडेंटिफाई करना है, डिजास्टर के इम्पैक्ट को आइडेंटिफाई करना है, मिटिगेशन के मेथड्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जैसे कि जो शेल्टर बेल्ट का प्लांटेशन करना है कोस्ट के ऊपर ताकि साइक्लोन के इंटेंसिटी को हम तोड़ सकें, ठीक है, जिस तरह से मैनग्रोव्स काम हमारे आते हैं। एंटिसिपेट करना और डेवलप करना ऑप्टिमम रिस्पॉन्स थ्रेट को। एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना, जैसे कि खाना पहुंचाना, शेल्टर पहुंचाना, फूड, मेडिसिन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये हम किस तरह से पहुंचा पाएंगे। मॉक ड्रिल करना, ठीक है, पीरियोडिक समय पर, और उसके साथ ये सारा एक्सेस करके हमें इम्प्रूव करनी है हमारी इफेक्टिवनेस डिजास्टर प्रिपरेशन प्लान को लेकर। तो ये कंटिजेंसी कम्युनिटी प्लान के कुछ पॉइंट्स हैं। तो एनडीआरएफ के सीरीज के अंदर और प्रोटोकॉल्स के अंदर जितनी भी बेसिक्स डिटेल एक यूपीएससी एग्जाम के लिए चाहिए वो मैंने बताया। ये सारे पॉइंट्स आप एग्जाम में यूज़ कर सकते हो, करंट अफेयर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो ताकि आपका एक होलसम आंसर तैयार हो सके। आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन डेवलप करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर लिखना है, फॉर्मेशन किस तरह से करना है, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट दोनों के ही, और प्रीवियस जो ईयर्स के कोई क्वेश्चंस है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की इस सीरीज़ में इतना ही। थैंक यू सो मच।